हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का थर्ड चैप्टर पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा पाठ का नाम है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। इस पाठ में हम अगला टॉपिक देखेंगे सार्वजनिक निगम या लोक निगम, पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। अब हम यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं। इसके पहले हमने विभागीय संगठन पढ़ा है। अब हम सार्वजनिक निगम या लोक निगम का अर्थ क्या है ये देखते हैं। तो सार्वजनिक निगम की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की गई है। संसद में एक विशेष अधिनियम के तहत सार्वजनिक निगम की या लोक निगम की स्थापना की गई है। इसको स्वायत्त संस्था भी कहते हैं। इसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की गई है और इसे वैधानिक निगम या कंपनी भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण पूंजी सरकार के द्वारा लगाई जाती है, पर इन्हें जनता से उधार लेने का अधिकार भी होता है। इनके आय एवं व्यय सरकार के वार्षिक बजट में नहीं दिखाए जाते। विधान द्वारा निर्मित होने के कारण इसको वैधानिक निगम या कंपनी भी कहते हैं। इनका संचालन व्यावसायिक एवं औद्योगिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। हमारे देश में कुछ सार्वजनिक निगम आगे मैंने नाम लिखे हैं: जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या यूटीआई। ये हमारे देश के स्वायत्त संस्था के प्रमुख उदाहरण हैं। अब यहाँ हम परिभाषा देखते हैं। हर्बर्ट मोरिसन से की परिभाषा है कि लोक निगम सार्वजनिक हित की दृष्टि से लोक स्वामित्व, लोक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक प्रबंध का सम्मिश्रण है। अब हम देखते हैं सार्वजनिक निगम के रूप। तो इनके दो रूप हैं: शुद्ध सरकारी निगम और मिश्रित निगम। अब शुद्ध सरकारी निगम में इसकी पूर्ण पूंजी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के द्वारा क्रय की जाती है, और मिश्रित निगम में ऐसे सार्वजनिक निगम जिनकी कुछ अंश पूंजी का अधिकतम भाग तो केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन अधिक से अधिक 20% भाग व्यक्तिगत उपक्रमों के से प्राप्त होता है। इसको मिश्रित निगम कहते हैं। व्यक्तिगत और राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब सार्वजनिक निगम की विशेषताएं। हमारा अगला टॉपिक है विशेषताएं, जिसमें पहला है विशेष अधिनियम द्वारा निर्माण। तो सार्वजनिक निगम की स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है, जिसमें इनके अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख होता है। दूसरा है वैधानिक अस्तित्व। सार्वजनिक निगमों का अपना निजी अस्तित्व होता है, जिसके फलस्वरूप वह स्वयं अपने नाम से व्यवहार कर सकते हैं। इनका निजी अस्तित्व है। जैसे हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है, और ये वैधानिक हैं क्योंकि इनको संसद के एक विशेष अधिनियम के तहत इनकी स्थापना की जाती है। तो ये वैधानिक अपना खुद का अस्तित्व रखती हैं। फिर है अगला वित्तीय नीति। सार्वजनिक निगम की स्वतंत्र वित्तीय नीति होती है। इनको सरकार की नीतियों पर नहीं चलना पड़ता। इनकी वित्तीय नीति स्वयं की होती है। वह सरकार एवं जनता से ऋण प्राप्त कर सकती है एवं अपनी आय का पुनर्निर्माण कर सकती है। ये जनता से भी ऋण ले सकती हैं और अपनी आय फिर से लगाकर फिर उस पर भी अपना पूंजी निर्माण कर सकती है। फिर सरकार का नियंत्रण। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के पश्चात भी इन पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण बना रहता है। जैसे यूटीआई हो गया, या भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, या जीवन बीमा निगम हो गया। ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ये
अपनी नीति तो बनाते ही हैं, लेकिन इनके ऊपर सरकार का पूरी तरह नियंत्रण भी होता है। ये वैसे स्वतंत्र नहीं होती हैं, सरकार के ही अंडर में इनको काम करना होगा। फिर निजी स्वार्थ का अभाव। सार्वजनिक निगम समाज और समाज के हित के कार्य करते हैं, इनमें इनकी निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के लोग या जीवन बीमा के लोग कार्य करते हैं तो इनका निजी स्वार्थ नहीं होता। फिर स्वतंत्र भर्ती, ये अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करते हैं। नियुक्ति में वह योग्यता के अनुसार ही लोगों को चुनते हैं और इन कर्मचारियों पर भी सरकारी नियम लागू होते हैं। अगला टॉपिक है सार्वजनिक निगम या लोक निगम। पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के गुण, महत्व या लाभ, इसके हम अभी 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एडवांटेजेस, मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, दोष या डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, और सार्वजनिक निगम की उपयुक्तता यानी सुटेबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। आज हम इसके 3 टॉपिक इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सार्वजनिक निगम या लोक निगम क्या है ये देखा था। अब हम देखते हैं इसके गुण, महत्व या लाभ, एडवांटेजेस और मेरिट्स। पहला है सेवा भावना। सार्वजनिक निगम के कार्यों में सेवा भावना की प्रमुखता होती है और ये कार्य करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण करना, यानी ये केवल लोगों की सेवा करने के लिए कार्य करते हैं, अपना लाभ नहीं देखते हैं, लोगों की सेवा ये इनका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है स्थिरता। सार्वजनिक निगमों में विभागीय संगठन की तुलना में अधिक स्थिरता पाई जाती है क्योंकि ये राजनीतिक दबाव से प्रायः मुक्त रहते हैं। थोड़ा बहुत दबाव रहता है लेकिन अधिकतर ये मुक्त रहते हैं। उसके बाद है सरकारी हस्तक्षेप। तो आर्थिक नीतियां लेने के लिए या व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए पब्लिक कॉरपोरेशन जो है वो मुक्त होती है। सरकार इनकी आर्थिक नीतियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। फिर है अगला दीर्घकालीन नीति। सार्वजनिक निगम दीर्घकालीन व्यावसायिक एवं आर्थिक नीति का निर्माण करते हैं। राजनीतिक परिवर्तन इनकी नीतियों को प्रभावित नहीं करते यदि ये इनकी नीतियां दीर्घकालीन होती हैं और दीर्घकालीन नीतियों को ये बनाते हैं। जैसे रिजर्व बैंक हो गए या जो बीमा निगम हो गया, हमारा भारत का जो बीमा है, बीमा निगम, वो ये सब लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसीज बनाते हैं और उसके हिसाब से कार्य करते हैं। फिर कुशल प्रबंध। पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होने के कारण सार्वजनिक निगम अपने यहाँ कुशल प्रबंधकों की नियुक्ति करते हैं और कुशल प्रबंधक उपक्रम को कुशलता से लाभ में चलाते हैं। इनको सबको लाभ होता रहता है, ऐसा नहीं होता कभी घाटा हुआ हो, क्योंकि इनका प्रबंधन इतना कुशल होता है कि वो हमेशा लाभ की ही योजनाएं बनाते हैं। फिर है संसद के समक्ष उत्तरदायी। सार्वजनिक निगम या भारतीय जीवन बीमा निगम या रिजर्व बैंक ये जो है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन निगमों के कार्यों की समीक्षा संसद में होती है, इसलिए ये निगम जनहित के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि इनको यदि ये जन विरुद्ध या लोगों के कल्याण की दृष्टि से कार्य न करे तो इनको संसद में जवाब देना होता है। इसलिए ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए ये ऐसा कार्य करते हैं जो जन कल्याण के लिए करना चाहिए। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, सार्वजनिक निगम या लोक निगम के दोष या डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में पहला है लाल फीताशाही। अब भले ही सरकार का इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है, ज्यादा तनाव नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इनको सरकार के ही अंडर में रहकर कार्य करना पड़ता है और यहाँ लाल फीताशाही से भी ग्रसित होते हैं कर्मचारी, क्योंकि इनको अपनी नौकरी जाने का भय नहीं होता है, ये नौकरी में स्थायी रहते हैं, इनकी नौकरी को कोई भी इनसे अलग नहीं कर सकता। और लाल फीताशाही का मतलब
कभी कभी नियम और कानून इतने कठोर हो जाते हैं कि निर्णय लेना भी विलंब हो जाती है। लेकिन ये विलंब क्यों हो जाती है? क्योंकि अफसरों में लाल फीताशाही मौजूद रहती है। उनको ये डर नहीं रहता है कि यदि हम जल्दी निर्णय न लें, जल्दी काम न करें तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इस प्रकार का डर उनमें नहीं होता है। फिर है कठोर अधिनियम। बदली परिस्थितियों के साथ साथ सार्वजनिक निगम के संविधान में संशोधन करना कठिन हो जाता है। इनके जो भी नियम कानून है वो बहुत कठोर होते हैं, इनमें आसानी से बदलाव नहीं किए जा सकते। फिर कुशलता में बाधा। सरकारी निगमों की कुशलता उनके नियमों में बाधित होती है। इन निगमों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। सरकारी निगमों की कुशलता इनके नियमों को बांध कर रखती है। कुछ नियम सरकारी भी इनको अपनाने ही पड़ते हैं, इसलिए इनकी कुशलता में बाधा आ जाती है। फिर अकुशल संचालक मंडल। सार्वजनिक निगम के संचालक मंडल में मनोनीत सदस्यों का अनुभव एवं ज्ञान सीमित होता है। जो भी संचालन करता है उनका ज्ञान सीमित होता है और उस सीमित ज्ञान के कारण कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। कभी कभी अयोग्य संचालक मंडल हो तो बहुत ज्यादा काम प्रभावित हो जाता है। फिर वित्तीय स्वायत्तता का दुरुपयोग। कुछ व्यवसायों में सार्वजनिक निगमों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है और जिनका वे दुरुपयोग करते हैं। वित्त के दृष्टि से ये लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और कभी कभी इस स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग भी करते हैं। फिर एकाधिकार का दोष। सार्वजनिक निगम एकाधिकार के दोष से ग्रसित होता है, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम एकमात्र है या भारतीय रिजर्व बैंक एकमात्र है। तो जो एकाधिकार के दोष पाए जाते हैं, अपनी मनमानी करना, उस प्रकार के दोष यहाँ पर भी पाए जाते हैं। आगे का टॉपिक हम देखते हैं सार्वजनिक निगम की उपयुक्तता। यानी ये सार्वजनिक निगम कहाँ कहाँ उपयुक्त है, किस जगह इनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसे उद्योग जहाँ प्रारंभिक पूंजी निवेश ज्यादा हो, ऐसे उद्योग जहाँ बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए प्रारंभिक स्तर पर, ऐसे जगह सार्वजनिक निगम की उपयुक्तता रहती है। फिर ऐसे उद्योग जिनके कार्य संपादन में जनहित का ध्यान रखना हो, ऐसे उद्योग जहाँ जनहित का ध्यान है, यानी यहाँ इनका लाभ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है, जनहित के ऊपर ज्यादा ध्यान है, तो ऐसी जगह सार्वजनिक निगम की उपयुक्तता होती है। और फिर ऐसे उद्योग जिनका संचालन व्यावसायिक मापदंडों के अनुरूप किया जाना चाहिए। जो भी व्यावसायिक नियम कानून है, मापदंड है, उनके अनुसार जहां कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसे उद्योगों को संचालन करने की आवश्यकता है, तो इस जगह सार्वजनिक निगम की उपयुक्तता रहेगी। तो आज हमने देखा सार्वजनिक निगम या लोक निगम के गुण, महत्व या लाभ, दोष और उपयुक्तता। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।